नमस्कार। कल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उस विषय से आप सभी चिर परिचित होंगे। कहीं ना कहीं आप सभी को इस विषय में तो जानकारी होगी ही सही कि इंसान का जो सबसे बड़ा धन होता है वह उसका खुद का शरीर होता है। दूसरे नंबर पर उसका जो धन होता है वह उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तीसरे क्रम पर उसका परिवार और रिश्ते आते हैं। वहीं चौथे क्रम पर उसका सामाजिक रुतबा आता है। इस प्रकार से इन चार क्रमों में आमतौर पर बांटा जाता है। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन को अधिक महत्व देते हैं, ना तो शरीर को अधिक महत्व देते हैं और ना ही रिश्तों को। उनके लिए ही धन ही सब कुछ होता है। हम पहले की कुछ कुंडलियों के विश्लेषण में आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से आवश्यकता से अधिक धन होने के बाद भी इंसान खुश नहीं रह सकता। उसी का एक उदाहरण आज हम आपके समक्ष और लेकर आए हैं। यह कुंडली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन की पत्नी की है, अर्थात इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। क्योंकि यदि आप कुंडली का द्वितीय भाव देखें जहां सिंह राशि बनी हुई है, तो आप देखेंगे वहां पर जुपिटर अर्थात बृहस्पति, शुक्र, बुध और सूर्य चारों एक साथ विराजमान हैं। इसका अर्थ यही है कि सभी शुभ ग्रह एक ही स्थान पर विराजमान हैं। इस कारण से इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। किंतु सर्वप्रथम हम आपको इनका जन्म स्थान और जन्म समय के साथ जन्म विवरण बता देते हैं ताकि आप स्वयं भी इनकी कुंडली बनाकर इनका विश्लेषण कर सकें। तो इनका जन्म 17 अगस्त 1968 को सुबह में 5:30 पर अमृतसर में हुआ है। यह एक स्त्री है और इनका जन्म नक्षत्र अश्लेषा है। वहीं इनके चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वह रोहिणी है और उसका प्रथम चरण में पद में इनका जन्म हुआ है, जिसे पद भी कहा जाता है। तो रोहिणी के प्रथम पद में इनका जन्म हुआ है। जिस अनुसार इनकी देह राशि कर्क होती है, वहीं जीव राशि धनु राशि होती है। देह राशि और जीव राशि जैमिनी ऋषि द्वारा बताए गए थे। इसका अर्थ यह होता है कि यदि इंसान के कुंडली में कहीं भी यह दोनों राशियां प्रभावित हो रही हैं, तो जातक को बहुत परेशानी होने वाली है। देह का अर्थ शरीर से होता है, वहीं जीव का अर्थ आत्मा से होता है। आज हम आपको एक और सूत्र बताने जा रहे हैं। उस सूत्र में यह बताया गया है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति लंबे समय तक परेशान रहेगा, उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी अथवा नहीं होंगी, यह भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखिए, जब भी किसी जातक की कुंडली आप देखते हैं तो उसमें लग्नपति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यदि लग्नपति अच्छे भाव में हो, स्वयं की राशि में हो, उच्च राशि में हो, अथवा 6, 8, 12 में ना हो, अथवा 6, 8, 12 के स्वामी के साथ दृष्ट ना हो और ना ही उनके नक्षत्रों में हो, तो ऐसी स्थिति में वह जातक बीमारियों से और दूसरी परेशानियों से बचा रहेगा। वहीं केंद्र के जो भाव होते हैं, आप सभी को पता है कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां जो भाव होता है वह केंद्र भाव कहे जाते हैं। तो केंद्र के भाव में तो आप सभी जातक अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं। यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में हैं तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई सारी परेशानियां आपकी लग्नेश ने स्वयं ही खत्म कर दी होंगी। अर्थात आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें होती है, आपके शरीर के स्वास्थ्य संबंधी कई सारी परेशानियां होती हैं जो लग्नेश यहाँ खत्म कर देंगे। इस कुंडली को यदि देखें हम, तो कर्क लग्न की कुंडली बनती है और लग्न में ही मंगल नीच राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं कि लग्न में यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में चला जाए तो उस व्यक्ति को शरीर के ऊपरी हिस्से संबंधी परेशानियां भोगनी होती हैं। तो यहाँ पर लग्न जो है, लग्न में है जो लग्नपति हुए वो हुए चंद्रमा, और चंद्रमा को आप देख सकते हैं
कि वह शत्रु राशि में 11वें भाव में विराजमान है। 11वें भाव को अच्छा नहीं कहा जाता है। 11वें भाव को इसलिए अच्छा नहीं कहा जाता क्योंकि वो संतान आपके 5वें भाव से छठा होता है। कहीं ना कहीं आपके 5वें भाव से 7वां भाव होता है और 7वां भाव बाधक स्थान कहा जाता है। जहां 5वां भाव आपका उन्नति का होता है, वहीं उसका जो 11वां भाव होता है वह 5वें भाव का बाधक स्थान कहा जाता है। तो लग्नपति यहाँ शत्रु राशि में विराजमान है और उन पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। यदि आप देखें तीसरे भाव से केतु लग्नपति पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह ग्रहण योग भी बन रहा है। तो इस कारण से लग्नपति खराब हो रहे हैं। फिर केतु 12वें भाव के कारक हैं। वृश्चिक राशि के जो है उनकी मूल राशि कही जाती है। तो इस कारण से वृश्चिक जो होती है अष्टम भाव में आती है, 12वें भाव के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं केतु यहाँ लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होना स्वाभाविक है। फिर लग्न में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उससे शरीर के ऊपरी हिस्से संबंधी परेशानियां भोगनी होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मंगल यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के स्वामी योग कारक होकर नीच राशि में विराजमान है। इस कारण से कहीं ना कहीं उन्हें 5वीं कक्षा से ही यह परेशानी चल रही थी। उन्हें सर में बहुत दर्द रहता है, उनकी आई साइट में प्रॉब्लम थी, उन्हें थ्रोट या जो फिर गला होता है उसमें भी परेशानी है, उन्हें बोलने में समस्या होती है, वो सुन नहीं पाती ठीक से, उन्हें साइनस की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह शरीर के ऊपरी हिस्से में उन्हें कई सारी परेशानियां हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा भाव यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मरकरी या बुध जो हैं वह पहले से ही कंबस्ट या अस्त हो चुके हैं क्योंकि वो सूर्य के अधिक नज़दीक आ चुके हैं। इस कारण से जो और दूसरा भाव जो होता है वह हमारी आंखों का भी होता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कई सारे ग्रह हैं, जैसे कि पहले हैं सूर्य, दूसरे हैं बुध, फिर तीसरे हैं बुध जो हैं वो 12वें भाव का भी स्वामित्व रखते हैं इस कुंडली में। और चूंकि वह लग्नेश के मित्र भी नहीं हैं इसलिए कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। वहीं आप देखेंगे कि शुक्र जो हैं वो शत्रु हैं लग्नेश के, वह लग्नेश से मित्रता नहीं रखते हैं। कभी भी आप कुंडली देखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लग्नेश के मित्र और शत्रुओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि लग्नेश के शत्रु हैं तो फिर लग्नेश के शत्रु कभी भी अच्छा फल देने का प्रयास नहीं करेंगे। वहीं आप देखिए जुपिटर को, जिनकी मूल त्रिकोण राशि जो हो रही वो 6ठे भाव में पड़ रही है, तो वो षष्ठेज भी हुए, तो इस कारण से यहाँ गुरु भी खराब हो चुके हैं। फिर कारण से कहीं ना कहीं उन्हें आंखों में प्रॉब्लम रही, उनके शुरू से ही उन्हें आंखों में प्रॉब्लम रही। फिर तीसरा भाव जो होता है वह हमारे कानों का होता है, तीसरा भाव कानों का होता है और तीसरे भाव के काल पुरुष के अंगों में तीसरे भाव का स्वामित्व जो रखते हैं वह बुध रखते हैं। तो यहाँ बुध जो है वह अस्त हो चुके हैं क्योंकि सूर्य के बहुत अधिक नजदीक जा चुके हैं। तो बुध के अस्त हो जाने के कारण इनको कानों की प्रॉब्लम है, जिस कारण से यह ठीक से सुन नहीं सकती। वहीं जो बोलने के कारक होते हैं, हमारी जो बोली होती है वह भी तीसरे भाव से देखी जाती है। कहा जाता है कि यदि तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति की आवाज बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी ढंग से बोलता है, वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं यदि तीसरे भाव में पाप ग्रह हो, 6, 8, 12 के स्वामी बैठे हों तो इस स्थिति में आवाज इंसान की बहुत खराब होती है। जब वह बोलता है तो उसके बोलने मात्र से ही झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार इनको कहीं ना कहीं सुनने की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वहीं इन्हें बोलने में भी कठिनाई होती थी। अब यहाँ पर आप देखें हमारे शरीर का रिकवरी जो सिस्टम होता है वह 2 ही चीज़ों पर टिका होता है, मतलब हमारे शरीर कितना जल्दी ठीक होगा। यह यदि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम तो लग्नेश आते हैं। लग्नेश किस स्थिति में, यदि लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होगी, जीवन में कठिनाइयां कम झेलनी पड़ेगी। वहीं यदि आपके दूसरे नंबर पर आते हैं चतुर्थेश, मतलब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी किस स्थिति में है। यदि चतुर्थेश अच्छी स्थिति में है, चौथे भाव के स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हैं,
यदि पाप ग्रह में नहीं है, शत्रु राशि में नहीं है, 6 8 12 के स्वामी के साथ नहीं बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति को जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। इस कारण से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होंगी क्योंकि आपको सुख भोगना है। वहीं इसमें तीसरी जो रखते हैं वह होते हैं हमारे अष्टमेश। अष्टम भाव के स्वामी जो भी हों आपकी कुंडली में, देखिए यदि अष्टम भाव के स्वामी कहीं भी पीड़ित हो रहे हैं, कमजोर हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, वक्री हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बीमारियां होने पर तेजी से आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुंडली में जब भी स्वास्थ्य देखा जाता है तो इन 3 भावों को अवश्य देखा जाता है कि इन 3 भावों की स्थिति कैसी है। देख रहे हैं लग्नपति पहले ही शत्रु राशि में विराजमान है, अब लग्न जो है वहां पर एक पाप ग्रह बैठा हुआ है जो नीच राशि में है। फिर चौथे भाव के स्वामी यहाँ पर शुक्र होते हैं जो कि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और साथ में उनके जुपिटर जो कि छठे भाव का स्वामित्व रखते हैं। वहीं मरकरी या बुध जो है 12वें भाव का स्वामित्व रखते हैं। जुपिटर जो है वो जहाँ छठे भाव का स्वामित्व, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी जो धनु राशि है वह छठे भाव में पड़ रही है, इस कारण से उसका फल अवश्य देगा। कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल सबसे ज्यादा देता है। तो यहाँ पर आप देखें, और दूसरी स्थिति में तो कहीं ना कहीं जो इनके चतुर्थेश हैं वह फंस गए हैं। इसे पाप कत्री योग भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हैम्ड बिटवीन मैलिफिक प्लैनेट्स। तो इस कारण से इनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रही। कक्षा 5वीं से इनके बहुत ज्यादा परेशानी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे दशा परिवर्तित होती गई वैसे वैसे परेशानियां इनकी बढ़ती गई। अब आप यहाँ पर इनका रिकवरी, यानी कि आप देखें कि शरीर रिकवर किस स्थिति में होगा अथवा नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो शनि है, शनि इनके 8वें भाव के स्वामी होते हैं, तो वह कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना चाहिए यदि रिकवर। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि शनि को कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना था, तो इनके शरीर से जो भी परेशानियां थी उनसे रिकवरी कर सकते हैं ये। किंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके अष्टम भाव के स्वामी जो शनि होते हैं वह स्वयं ही रेट्रोग्रेड हो गए हैं, मतलब वक्री स्थिति में हैं। फिर वो जहाँ जाकर बैठे हैं वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, और उस राशि का राशिपति, अब जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि का राशिपति जो आप देखें तो मंगल बनता है, और मंगल यहाँ पर खुद ही स्वयं नीच राशि में विराजमान है। तो इस कारण से इन्हें जो भी दवाइयाँ दी गई, जितनी भी इनके पति ने काफ़ी इन पर धन खर्च करा, काफ़ी प्रयास करे कि किसी भी तरह से इन्हें परेशानियां से मुक्ति मिल सके, इन्हें इन परेशानियों से मुक्त हो सके, तो इनके पति ने जितना भी इलाज कराया, अच्छे से अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाया, सब करवा चुके हैं वो तकरीबन, किंतु हुआ यही स्थिति कि ये रिकवर नहीं हो पाई, बल्कि इनकी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती गई। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि जो है वह कहीं ना कहीं इन्हें रिकवर करना चाहिए था, किंतु शनि स्वयं नीच राशि में विराजमान है, फिर वक्री हैं तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और जिस राशि में वह बैठे हुए हैं उस राशि के राशिपति मंगल भी नीच राशि में विराजमान है। इस कारण से स्थिति और दयनीय होती गई और वह इन्हें इनकी विवाह के उपरांत एक बालक हुआ, और 16 साल की वैवाहिक जिंदगी जीने के बाद यह इनका स्वर्गवास हो गया। फिर आप इस कुंडली को यदि ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इनके भाग्य भाव में राहु विराजमान है शत्रु राशि में, और वह जो है रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस लग्न में बुध कारक नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि यहीं पर यह वृषभ लग्न होता या तुला लग्न होता, तो ये जो पंचम भाग्य भाव में राहु जो बैठे हुए हैं अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, जो लग्न को और अधिक खराब कर रहे हैं। अगर यहाँ पर तुला राशि या फिर वृषभ राशि होती, जो कि शुक्र की राशियां दोनों यह होती, तो ऐसी स्थिति में यह राहु यहाँ पर हेल्प करने का प्रयास करते, किंतु यहाँ पर ये हो रहा है कि यह जो है लग्नेश के शत्रु हैं। तो इस स्थिति में और बैठे किसके में हैं, जिसके नक्षत्र में बैठे हैं वो भी लग्नेश का शत्रु हैं, 12वें भाव का स्वामी होता है। तो इस कारण से यह बीमारियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहां राहु एक और चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करता है,
वहीं जो केतु होता है वह चीजों से डिटेच करने का या दूर करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो राहु हैं वह इस स्थिति को और खराब कर रहे हैं। तो इस प्रकार और फिर आप देखेंगे कि अगर हम और इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो राहु और केतु के बीच में सारे के सारे ग्रह आ गए हैं, जिसके कारण इनको काल सर्प योग भी बन रहा है। इस कारण से इस जातिका ने जीवन पर्यंत दुख भोगा। भले ही इसके पास बहुत धन था, इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इन्होंने विदेश में जाकर भी इलाज करवाया था, किंतु उससे भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसी कुंडली को यदि नवमांश में देखा जाए तो वहाँ आप देख रहे हैं कि नवमांश में भी जो लग्न बनता है वह कहीं ना कहीं कुंभ लग्न बन रहा है, जो कि इनकी बर्थ चार्ट में या जन्म कुंडली में 8वें भाव में आ रहा है। तो मतलब परेशानियां तो बनी ही रहेंगी जीवन में, यह दर्शा रहा है। वहीं लग्नपति फिर नीच राशि में जाकर विराजमान है नवमांश में भी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो छठे भाव के स्वामी जो कि यहाँ पर जुपिटर होते हैं हमारे जन्म कुंडली में, वह नवमांश में अष्टम भाव में जाकर विराजमान है। अब इससे एक और जो सूत्र है ज्योतिष का वह भी सिद्ध हो जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि लग्नेश और षष्ठेश अर्थात लग्नेश जो होते हैं यहाँ पर जो नवमांश में यदि हम देखें तो लग्नेश सैटर्न होते हैं या शनि होते हैं जो कि नीच राशि में विराजमान है। वहीं षष्ठेश जो होते हैं वह चंद्रमा होते हैं जो सूर्य के साथ जहाँ एक बार जो है अमावस का दोष लग रहा है, वहीं शनि के साथ विराजमान है नीच राशि में। तो कहीं ना कहीं ये भी वीक हैं। तो एक सूत्र होता है जब विदेश गमन का देखा जाता है तो उसमें कहा जाता है कि यदि लग्नेश और षष्ठेश दोनों ही वीक हों या कमजोर स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में इंसान विदेश इलाज कराने अवश्य जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है कि लग्नेश जो नवमांश में है वो सैटर्न है, शनि है जो कि नीच राशि में विराजमान है। वहीं षष्ठेश मून है, चंद्रमा है जो कि अमावस के दोष के साथ सूर्य के साथ ही विराजमान है। तो यह योग यहाँ पर फलित अवश्य होता है। वैसे विदेश जाने के कई सारे योग होते हैं, किंतु मेडिकल पर्पस से जो लोग विदेश जाते हैं उसके लिए यही कहा जाता है कि यदि लग्नेश और षष्ठेश वीक हैं तो ऐसी स्थिति में इंसान विदेश मेडिकल पर्पस से जाता है, अपना इलाज कराने के लिए जाता है। तो इन्होंने विदेश भी गए किंतु वहाँ पर भी इन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब यदि इस कुंडली को हमारे गुरुजी के माध्यम से देखा जाए कि किस कारण से इस जातिका को इतनी परेशानियां उठानी पड़ी, किस कारण से ये परेशानियां इसके जीवन में रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस कुंडली को अगर हम थोड़ा सा बदल दें तो इसके दशम भाव जो होगा, उसका दशम भाव जो होता है इनके पिता का होता है। जो भी जातक की कुंडली में दशम भाव जो होता है उसके पिता का माना जाता है। तो यह मेष लग्न की कुंडली बन जाती है। और लग्न में आप देखेंगे कि लग्न में ही 11वें भाव का स्वामी जो है, जिसे आय भाव भी कहा जाता है, और साथ में 10वें भाव का स्वामी भी सैटर्न होता है। तो यहाँ देखिए दोनों भाव का स्वामी जो है वह लग्न में आकर नीच का हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक जो कहानियां हैं वह भी हमें यही सिखाती हैं, एक कहीं ना कहीं जो बातें सिखाती हैं कि हमें गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 10वें और 11वें भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया है। इसका अर्थ यही हुआ कि इसके पिता ने कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए ऐसे प्रयास किए होंगे जो कि बहुत गलत थे, जिनके कारण यह हुआ कि जातिका को यह परेशानियां भुगतनी पड़ी। एक बात अवश्य याद रखिएगा, आपके पिता ने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे वह आपकी कुंडली से में दिखाई देते हैं, और आप जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं वह आपके बच्चों की कुंडलियों में दिखाई देते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर सबसे अधिक ध्यान दें, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो वह आपके बच्चों की कुंडलियों में रिफ्लेक्ट अवश्य होगा। अब यहाँ आप देखिए कि ये मेष लग्न की कुंडली बनती है, लग्नपति
चौथे भाव में जाके नीच के हो गए, मतलब अपने सुखों के लिए वह गलत काम करने के लिए भी तैयार हो गए होंगे। फिर आप देखिए 10वें 11वें भाव का स्वामी जो है वह लग्न में आकर नीच हो गया, मतलब पैसा कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक चला जाएगा। फिर यहाँ देखिए 12वें भाव में जहाँ गुरु की राशि बन रही है वहाँ पर राहु विराजमान है। जब भी 12वें भाव में राहु विराजमान होता है तो इंसान ऐसी स्थिति में अपने चरित्र पर काबू नहीं रख पाता है और कहीं ना कहीं वह अपनी बेडरूम लाइफ तो बर्बाद करता ही है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, इस कारण से परेशानियां होती हैं। फिर आप और और डिटेल्ड में इसे देखें तो आप देखेंगे कि केतु यहाँ पर इनके छठे भाव में बैठकर जो है चंद्रमा को देख रहा है, कारण से इनका सुख खराब हो रहा है। अर्थात इन्होंने अपने चंद्रमा जो होता है वह कहीं ना कहीं लिक्विड मनी का भी जो होता है, कैश का जो लिक्विड कैश होती है उसका भी कारक होता है। तो आप देखिए कि छठे भाव में बैठकर वह मून को देख रहा है, अर्थात इन्होंने अपने घर वालों से भी उधार लेकर उन्होंने पैसा वापस कभी नहीं करा, क्योंकि केतु किसी भी चीज़ से डिटैच कराता है। तो उन्होंने क्या करा, पैसा तो लिया किंतु उसे वापस नहीं किया होगा। इस तरह इन्होंने पैसा, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि इनके पंचम भाव में बुध, वीनस मतलब शुक्र, जुपिटर मतलब गुरु, और सन तीन सभी एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अर्थात इनके पिता ने खूब धन कमाया होगा। ये सारे शुभ ग्रह इनके पंचम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इनके पिता ने बहुत धन कमाया होगा। धन किस तरह से कमाया होगा वह भी आप देख सकते हैं। तो इस कारण से जो आपके कर्म होंगे वह सदैव आपके बच्चों की कुंडलियों में रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी पुरानी जो कहावतें हैं, हमारी कहानियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती हैं कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। तो आज स्थिति यह है कि इंसान पैसों के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, वह अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता, उसके लिए सुख ही सब कुछ है। और वही स्थिति हुई है कि कहीं ना कहीं जातिका के जो उनके पिता के, उनके दादा के या उनके परदादाओं के ऐसे कर्म रहे हैं जिसके कारण जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जिनके कारण जातिका को ये सब भुगतना पड़ा है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं नर्क भोगना होगा। यदि आप पुरानी कहावतों को देखें तो बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी वो कहावतें। वह इसलिए बनाई गई थी ताकि आप याद रखें कि आपको किस तरह के कर्म करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वह दिल बहलाने के लिए नहीं था। तो प्रयास कीजिए कि अपने स्वयं के कर्म हम सुधार लें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह सब नहीं भुगतना पड़े। तो एक बार फिर हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।